बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यूज़ करके एम्पलीफायर बनाएंगे और जो वोल्टेज डिवाइडर जो बाइसिंग हम यूज़ करेंगे वो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग होगी। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में जब हमने एम्पलीफायर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर बात की थी, उसमें मैंने बोला था कि हम अपने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं और अगर हम क्लास ए एम्पलीफायर बना रहे हैं तो फिर इन द मिडल ऑफ डीसी लोड लाइन हम उसकी बाइसिंग करते हैं और फिर उसके ऊपर इनपुट और आउटपुट लगा दें तो वो हमारा एम्पलीफायर बन जाता है। तो अगर मैं मान लूँ कि ये मेरे पास एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग मैंने इन द मिडल ऑफ डीसी लोड लाइन बाइसिंग की भी है, ये R1 R2 और ये मैंने रजिस्टर कुछ इस तरह से चूज़ किए हों कि मैं इसको इन द मिडल ऑफ डीसी लोड लाइन मैंने इसकी बाइसिंग की हुई है। तो इसको अगर मैं इनपुट और आउटपुट लगा दूँ तो ये मेरे पास जो है एम्पलीफायर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको अब इनपुट लगा दूँ, यहाँ पे इनपुट सिग्नल मैं यहाँ पे कुछ भी लगा सकता हूँ, जो भी सिग्नल हम एम्पलीफायर करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे बेस पे मैं यहाँ पे इनपुट पे दूंगा। और इनपुट सिग्नल देने से पहले यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाते हैं, उस कैपेसिटर को बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। तो ये मैंने अपना इनपुट सोर्स लगा दिया, जो जिस सिग्नल को मैंने एम्पलीफाई करना है वो सोर्स है जो कि मेरा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। ये कोई भी माइक हो सकता है या कोई भी ऐसा सोर्स हो सकता है जिसको आपने एम्पलीफाई करना है। तो मान लेते हैं कि हम एक ऑडियो एम्पलीफायर बना रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप एक माइक यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर आप यूज़ करेंगे। ये कैपेसिटर बेसिकली कपलिंग कैपेसिटर है और इसकी भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। प्रीवियस वीडियो में जब हमने जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर पढ़ा था तो वहाँ पे इसकी भी वर्किंग देखी थी। ये बेसिकली हमारे इनपुट जो सिग्नल है या इनपुट सिग्नल सोर्स है उसको इस VCC से एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि DC जो करंट है वो नहीं फ्लो कर सकता कैपेसिटर में से। तो ये यहाँ से जो VCC से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं इस पॉइंट तक, वो उससे इस सोर्स को बचाता है। ये VCC का कोई भी इफेक्ट इस फिर हमारे इनपुट सोर्स जो है उसके ऊपर नहीं पड़ता। और ये मैंने इनपुट सोर्स लगा दिया और इसके कैपेसिटर को मैं बोल रहा हूँ C1। और फिर आउटपुट जो है वो हम कलेक्टर से भी ले सकते हैं और कलेक्टर मीटर जंक्शन से भी ले सकते हैं, या सिर्फ अकेला कलेक्टर से भी हम इसका आउटपुट ले सकते हैं। तो जो हमने आउटपुट लेनी है उसके लिए भी यहाँ पे हम एक कैपेसिटर पहले यूज़ करेंगे, इसे भी कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, और फिर हम यहाँ पे अपना लोड लगा देंगे। अगर आप यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफायर बना रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप इस रजिस्टर की जगह पे अपना स्पीकर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर आप रजिस्टर लगा के इसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो जितनी रेजिस्टेंस आपकी स्पीकर की होगी उतनी वैल्यू का यहाँ पे रजिस्टर लगा लें और फिर आप इसका सर्किट एनालिसिस करें तो बिल्कुल वैसे ही आपको आउटपुट देगा जैसे आपने एक्चुअल में यहाँ पे स्पीकर लगाया हुआ है। इसका जो यहाँ पे C2 इस कैपेसिटर को नाम देंगे। और एक और जो हम कैपेसिटर लगाते हैं वो हम यहाँ पे RE रजिस्टर के अक्रॉस कैपेसिटर लगाते हैं। इस कैपेसिटर को बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। और नेक्स्ट वीडियोस में जब इसकी हम वर्किंग देखेंगे, जब हम इसका AC एनालिसिस करेंगे तो फिर हम इसका जो है वर्किंग इसकी भी देखेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटर जो है ये बाईपास कैपेसिटर क्या काम कर रहा है। बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है जो कि यहाँ से आने वाले DC करंट को इस मीटर रजिस्टर में से पास करने देगा, लेकिन जो AC रेजिस्टेंस है उसके लिए एक शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करेगा, वो बजाय इस रजिस्टर के जाने के कैपेसिटर में से चला जाएगा। कैपेसिटर जो है वो किसी भी AC करंट के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और DC सर्किट के लिए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो जब भी DC करंट यहाँ से आएगा हमारे पास, क्योंकि इस सब जो सर्किट के अंदर AC सोर्स भी है और DC सोर्स भी है, तो जब इस मीटर के ऊपर DC करंट आएगा तो वो इस रजिस्टर से सिर्फ पास करेगा, कैपेसिटर में से पास नहीं होगा। और वो इसी तरह से एक्ट करेगा यहाँ पे जैसे सिर्फ एक रजिस्टर ही लगी हुई है। लेकिन जब AC करंट आएगा तो वो सिर्फ ये कैपेसिटर में से पास करेगा, और कैपेसिटर चूंकि एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है AC के लिए, तो वो एक बिल्कुल वायर की तरह होगा। तो वायर की चूंकि फिर रेजिस्टेंस कम होती है और फिर वो इस रेजिस्टेंस की जगह बजाय इस कैपेसिटर में से पास करके चला जाएगा। और ये लो इम्पिडेंस पाथ है कहलाएगा AC सर्किट के लिए, हाई इम्पिडेंस पाथ कहलाएगा DC सर्किट के लिए। तो ये बेसिकली बाईपास कैपेसिटर कर रहा होता है काम, कि ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक बाईपास पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको हम और डिटेल्स में देखेंगे। तो अब हम इसका करते हैं AC सर्किट एनालिसिस। तो AC सर्किट एनालिसिस के लिए हम कुछ टर्म्स जो है AC सर्किट एनालिसिस में जो फाइंड करेंगे वो ये चीज़ें फाइंड करेंगे। हम वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे, करंट गेन फाइंड करेंगे, पावर गेन, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इम्पिडेंस क्या है।
बेसिकली इम्पीडेंस भी एक किस्म की रेजिस्टेंस होती है, लेकिन फिर इसको इम्पीडेंस क्यों बोला जाता है? तो ये एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है जो कि करंट और वोल्टेजेस के चेंज होने से इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। ऐसा कंपोनेंट जिसकी रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेजेस की पर डिपेंड करे, करंट उसमें से जितना फ्लो कर रहा है अगर वो चेंज कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, तो उसकी रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। जबकि रेजिस्टेंस जो है वो करंट और वोल्टेजेस पे डिपेंड नहीं करती। वो कोई भी रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस आप देख लें तो वो कांस्टेंट रहती है, वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। लेकिन इम्पीडेंस तब बोलेंगे उस रेजिस्टेंस को जब वो करंट और वोल्टेजेस पे डिपेंड करे। करंट चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो उसको हम इम्पीडेंस बोलेंगे। और एसी जो सर्किट एनालिसिस है उसमें हम जब ट्रांजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस जो है या आउटपुट रेजिस्टेंस है, उसको उसकी जब बात करें तो वो चेंज होती है। इनपुट करंट या आउटपुट करंट या इनपुट वोल्टेजेस पे डिपेंड कर रही होती है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेजेस चेंज करने से उसकी ट्रांजिस्टर की इनपुट एसी रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है, इसीलिए इसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। तो इससे एसी सर्किट एनालिसिस में ये टर्म्स हम ये चीज़ें हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये मेरे पास वही सर्किट है जो अभी हमने पहले देखा, जो हमने वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से हमने जो है इसको अपना एम्पलीफायर बनाया, इनपुट लगा दी, आउटपुट लगा दी और यहाँ पे बाईपास कैपेसिटर लगा दिया, तो ये हमारे पास एक एम्पलीफायर बन गया। अब इसका एसी सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे हम। एसी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे फाइंड करते हैं? इसका एसी एनालिसिस हम तभी करेंगे जब पहले हम इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो किसी भी सर्किट का एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए दो रूल्स हम यूज़ करते हैं। पहला रूल ये कि शॉर्ट सर्किट ऑल कैपेसिटर, जितने भी इस सर्किट में कैपेसिटर हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर दें, मतलब कैपेसिटर उतार दें, उसकी जगह पे वायर लगा दें। तो ये कैपेसिटर उतार दें, जो दोनों टर्मिनल है इसको आपस में मिला दें, वो कहलाएंगे शॉर्ट सर्किट। तो ये पहला रूल हम क्या करेंगे, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। दूसरा रूल, ग्राउंड ऑल दी डीसी सोर्सेज। तो जितने भी डीसी सोर्स लगे हुए हैं, ये मेरे पास एक वीसीसी डीसी सोर्स लगा हुआ है, तो इसको उतार के हम इसकी जगह पे ग्राउंड कर देंगे। तो ये यहाँ से हमने वोल्टेज सोर्स उतारा और जो इसका पॉजिटिव साइड जो होगी उसको ग्राउंड कर देंगे हम। तो ये दो रूल्स हम यूज़ करते हैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए। तो ये जो अपना हमारा एम्पलीफायर है, इसका एसी एनालिसिस करने के लिए हमें इसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर हम आगे इसका जो है सर्किट एनालिसिस करेंगे। तो ये दो रूल्स लगा देते हैं। पहले कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो जब मैं कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दूंगा तो मेरे पास आप देखेंगे कि एक तो कैपेसिटर मैंने लगाया हुआ था यहाँ पे, ये जो इनपुट सोर्स पे मैंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ था, उसको जब मैं शॉर्ट करूँगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट वायर मेरे पास यहाँ पे लग जाएगी। एक आउटपुट पे मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया हुआ था, उसको भी मैंने शॉर्ट कर दिया, उसको भी उतार के तो यहाँ पे मैंने एक वायर लगा दी। और एक कैपेसिटर हमने क्या किया था, वो लगाया हुआ था यहाँ पे RE के अक्रॉस। अगर मैं ये उतार के यहाँ पे वायर लगा दूँ तो ये RE भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, मतलब ये यहाँ से ये वायर बिल्कुल ऐसे ग्राउंड हो जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस यहाँ पे फिर लगाने का कोई मकसद बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एक वायर ग्राउंड हो रही है, ये टर्मिनल भी ग्राउंड है, ये टर्मिनल भी ग्राउंड हो जाएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी। RE रेजिस्टेंस ज़ीरो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो इस रेजिस्टेंस को भी मैंने उतार दिया। तो ये बेसिकली हमारा जो है एसी इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। और जो VCC लगा हुआ था यहाँ पे, उसको भी मैंने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड होने से ये टर्मिनल भी ग्राउंड हो गए, दोनों टर्मिनल, R1 भी का ये टर्मिनल भी ग्राउंड हो गया और RC का ये टर्मिनल भी ग्राउंड हो गया। अब चूंकि ये वाला टर्मिनल ग्राउंड है और R2 का ये टर्मिनल ग्राउंड है, तो R1 को मैं यहाँ से उतार के इस तरफ ग्राउंड पे लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ऊपर भी ग्राउंड ही करना है तो नीचे करके भी आप इसको ग्राउंड कर सकते हैं। और इसी तरह से ये RC ऊपर की तरफ ग्राउंड है, यहाँ से आप इसको नीचे करके भी ग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये दोनों सर्किट बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो सर्किट हमारे पास आया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेसिकली ये एसी इक्विवेलेंट सर्किट तो बन गया है, लेकिन ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है। आप देखेंगे ये दोनों रजिस्टर R1 और R2 अब दोनों पैरेलल आ गई हैं एक दूसरे के। ये टर्मिनल ग्राउंड हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, और ये टर्मिनल तो पहले से मिले हुए हैं। जो यहाँ पे देखें आप, ये दोनों टर्मिनल मिले हुए थे, तो ये R1 और R2 पैरेलल हो गए। इन दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लें, और RC और RL ये भी पैरेलल एक दूसरे के आगे, इनको भी सॉल्व करके इनकी जगह पे एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें, R1 पैरेलल टू R2। तो ये शो कर रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल कम्बिनेशन है R1 और R2 का, ये एक रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन है RC और RL का। तो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से एसी इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे, इस ट्रांजिस्टर की जगह पे हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट अपना जो मॉडल है वो लगाएंगे, और फिर इसका सर्किट एनालिसिस करके जो है हम अपना करंट गेन, वोल्टेज गेन,
पावर गेन, इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड करेंगे इंशाल्लाह।